जी इसे दिखाना था। क्या हुआ इसे? बीमार है जी। हाँ? जुकाम हो गया है। अच्छा? रात भर खांसता रहा। हाँ? इसकी दादी कहती है कि ठीक है ठीक है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा किया इसे लेकर आई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ स्किल्स है जो एक कोई भी प्रोफेशनल, विकास हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी अगर वो चीजों को करे, वो स्किल्स को इनहेरिट करे, तो एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है। जब हम सुनते हैं तो वो एज इट इज करें और समझ कर करें। कभी कभी हम अपनी वे में लेते हैं, मतलब हमें जितना समझ में आता है उतना ही। तो ये भी एक चीज होती है जो कम्युनिकेशन के टाइम पे हमको बहुत ध्यान में रखनी होती है। तो क्या होता है जब कम्युनिकेशन हम बोलते हैं ना, तो वो दो तरीके से होता है, मतलब लिसनर और बोलने वाला। मैंने बताया ना, क्या किए होते तो गेम और अच्छा खेल सकते थे और थोड़ा लंबा ले सकते थे। हमारे पास इंप्रूव करने का मौका है। हेलो विकास, हेलो राजेश जी, हेलो सर। हेलो सर। कैसे हो आप लोग आज? हम सब मस्त, बढ़िया। हम मजे में हैं सर। मजे आप में? कैसे हो सर? मैं तो हमेशा अच्छा ही हूँ। ठीक है, आज हम मिले हैं तो मुझे लग रहा है कि आज हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाता है, ये चीज़ों को जानने के लिए हम आज कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज करेंगे या फिर एक्टिविटीज करेंगे। तो चले शुरू करें आज के एक्सरसाइज से। जी ठीक है, तो आज का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं बोलूंगा, उसको एक्टिविटी बोलूंगा। उसमें क्या करेंगे कि मैं आपको कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दूंगा, बहुत ही छोटे छोटे रहेंगे, 5-6 इंस्ट्रक्शंस होंगे। आपको उसको अच्छे से सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, वो सुनना है और कुछ परफॉर्म करना है। आप दोनों के लिए मैंने 2 व्हाइट शीट्स, आपको दिख रहा होगा, अरेंज किया है। 2 स्केच पेन्स भी है। कलर्स पिंक और ऑरेंज है, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। हम एक्टिविटी शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहले क्या करना है, मैं कुछ बोलूंगा, आपको अच्छे से सुनना है, फिर वो करना है। पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कीजिए जो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर हर साइड से होना चाहिए। ओके। कीजिए। एक दूसरे का नहीं देखना है, खुद का ही देखना है बस। फिर से बता रहा हूं, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जो 10 सेंटीमीटर हर साइड से हो। पता है मुझे रूलर नहीं है या फिर स्केल नहीं है, बट आप रैंडम बना सकते हो। ठीक है, अब मेरा दूसरा इंस्ट्रक्शन, एक सर्कल बनाना है जो उस स्क्वायर में फिट हो और सर्कल के जो कॉर्नर्स है, मतलब 4 कॉर्नर्स होते हैं, वो स्क्वायर को टच होना चाहिए। बनाइए कैसे भी। फिर से इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, एक सर्कल बनाना है जो उस स्क्वायर के अंदर फिट हो और वो जो स्क्वायर बनाया आपने उसके चारों साइड्स को टच होता रहे। ओके। सर्कल से कभी कभी थोड़ा ओवल भी बन सकता है, बट चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाए। 2 लाइंस ड्रॉ करने हैं उस सर्कल में जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हो, और ये जो अभी तक आपने चित्र बनाया उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ओके सर। राजेश जी के लाइंस बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहे हैं। सही है, रूलर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपका भी है अच्छा खासा। फिर भी सर रूरल होता तो और भी अच्छे से कर पाते। ठीक है, नहीं ये एक एक्टिविटी है तो चलेगा। अब क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड्स का अप्रोक्सीमेट लेंथ 8 सेंटीमीटर हो।
आप वो कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है, अब मेरा लास्ट इंस्ट्रक्शन है, एक स्टार शेप बनाना है। स्टार पता है ना, स्टार दिखने वाला एक शेप बनाना है जो सेम साइज का हो जिस साइज का आपका ट्रायंगल है। अभी हो गया, डन। जी। अब एक दूसरे को दिखाओ अपने अपने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया, अपने जो फाइनल चित्र बनाए, क्या है दोनों में अलग। पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मैंने सेम चीज बोला ना, क्या था मेरा पहला इंस्ट्रक्शन? स्क्वायर बनाने का था। आपने क्या बनाया था? सर्कल। स्क्वायर मैंने बोला, उन्होंने सर्कल बनाया। ठीक है, आपने स्क्वायर बनाया था। ठीक है, फिर क्या था इंस्ट्रक्शन? एक स्क्वायर बनाने का है, एक सर्कल बनाने का है फिर उसमें, जो स्क्वायर को चारों बाजू से टच करता हूँ। मैंने बोला था एक सर्कल बनाना है जो स्क्वायर के अंदर फिट हो, बराबर है, और उस चारों कॉर्नर को टच कर रहा है। तो आपने गलती वहां पे क्या किया कि भले ही आपने सर्कल पहले बना दिया था, लेकिन आप स्मार्टली वो मेंटेन करके बाहर में स्क्वायर बना सकते थे, लेकिन आपने उल्टा अंदर स्क्वायर बनाया। अब क्या हुआ? अब चार बाजुएं टच हुई लेकिन वो बराबर का टच नहीं हुआ, जबकि राजेशी का वो हुआ। ठीक है, तीसरा इंस्ट्रक्शन था कि इक्वली डिवाइड करना। अब कोई भी किसी के अंदर वो दोनों ने किया। फिर चौथा इंस्ट्रक्शन क्या था? एक ट्रायंगल बनाना। कितने सेंटीमीटर का था वो? ट्रायंगल था 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। पहला वाला कितने सेंटीमीटर का था? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर था 10 के हिसाब से ये 8 दिख रहा है आपका। 10 के हिसाब से वो 8 किसी एंगल से नहीं लग रहा है, वो तो 2 सेंटीमीटर का हो गया अगर आप पहले को 2 लेते हो। ठीक है, बाद में मैंने स्टार बोला था तो मैच हो गया आपका, ट्रायंगल और स्टार इनका भी हो गया। तो दोनों को मैंने सेम चीज बोला करने को, तो 2 अलग अलग चीजें क्यों हुई? क्या लगता है आपको? ऐसा क्या हुआ कि आपने ऐसा फाइनली चित्र बनाया और इन्होंने ऐसे बनाया? मैंने तो इंस्ट्रक्शन सेम ही दिए थे ना दोनों को। क्या किया आपने अलग? आपने क्या अलग किया जिसकी वजह से ऐसे हुआ? मैंने अच्छी तरह से सुना नहीं सर। अच्छी तरह आपने बताया मगर मेरे सुनने में गलती हो गई होंगी। ओके, आपने स्क्वायर बोला, मैंने सर्कल निकाला। ठीक है, अब आपके तरफ आता हूँ मैं। ठीक है, अब बाहर वाला स्क्वायर लगता है, अंदर वाला ओवल बन गया। वो तो हमारे पास स्केल और सर्कल के लिए नहीं था तो बना। आपका ये बना, अच्छा बना है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं सेंटीमीटर के हिसाब से, भले ही ये 8 ना हो या 10 ना हो, लेकिन आपने वो मेजरमेंट किया कि अगर ये 10 होगा ये 8 हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इनके केस में इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से उनका चित्र ऐसे बना? सर उन्होंने सुना नहीं कि आपने कितने सेंटीमीटर बोला और कैसे निकालने के लिए बोला था। जैसे कि आपने बोला कि पहले स्क्वायर निकालना है, उसके अंदर सर्कल बनाना है। उसके बाद आपने बोला था कि ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि इन्होंने बहुत ही छोटा बनाया। मतलब स्क्वायर अगर 10 सेंटीमीटर का था तो उससे थोड़ा कम, मतलब 2 सेंटीमीटर कम होने से थोड़ा सा ही कम होता है, ऐसे निकालते वो ट्रायंगल तो शेप सही आता। ये क्यों हुआ? मतलब क्या करते तो ये नहीं होता? अच्छी तरह से सुन लेता। अच्छी तरह से सुन लेता, ये मेन चीज है कि अगर हम कोई भी चीज को अच्छे से सुनते हैं फिर वो चीज को करते हैं, हमें किसी ने काम दिया हो कुछ, या फिर हम कहीं पे गए हैं कुछ कर रहे हैं, या फिर अपने हर दिन के काम में जो हम करते हैं, तो कभी भी कुछ भी काम करने से पहले क्या करना है वो ढंग से सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर काम शुरू करें। तो जो फाइनली सामने होता है, मतलब हमें कुछ टारगेट दिया गया है तो अच्छे से बनता है। अगर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो रिजल्ट जैसे चाहिए होता है वैसे बनता है। रिजल्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता। आप अगर ढंग से सुनते तो आपने भले ही पहले सर्कल बनाया था लेकिन स्क्वायर को बाहर बना के आप वो एडजस्ट भी कर सकते थे ताकि दोनों का फाइनल आउटपुट सेम दिखता, लेकिन वो दिखा नहीं। तो इससे क्या है कि जो हम आज का टॉपिक क्या है हमारा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि हमें से अच्छे से सुनना चाहिए। सो बी एन एक्टिव लिसनर। हमेशा अगर हम एक एक्टिव लिसनर होके सुने
सामने वाला क्या बोल रहा है, देन आगे सब अच्छा ही होता है. ठीक है, डन, ग्रेट. अब हम एक नया एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ाई किया है, फिर कॉलेजेस में गए, फिर यहाँ आए, तो लाइफ में हर एक स्टेज में हम कहीं ना कहीं कुछ स्टोरीज सुनते हैं. सुना होगा आपने स्टोरीज? किससे किससे सुना है? हमारी दादी से सुने. सिर्फ दादी नहीं सुना है, स्कूल में पढ़े, मैडम ने स्टोरी बताई है. मतलब स्कूल में भी टीचर ने या मैडम ने सिखाया और दादी जी ने बताया आपको? मैंने भी दादी से सुनी है, मम्मी से भी सुनी है, और स्कूल में भी, यहाँ तक कि हम फ्रेंड्स से भी सुनते हैं स्टोरीज. यस, तो हम स्टोरीज जो होता है वो एक्चुअली हमको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है जो हमको अपने आप से रिलेट करने में आसानी होती है. इसीलिए हम स्कूल में सीखे, या फिर हमको अपने घर में कोई सिखाए, या फिर सुनाए. सिखाता नहीं है, स्टोरी सुनाते हैं. तो जब सुनाए तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं. तो आप दोनों ने भी ऐसे बहुत सारे स्टोरी सुने होंगे. हम आज एक्टिविटी ऐसा करते हैं, एक एक करके हम करेंगे. आप 5-10 सेकंड ले सकते हैं. कोई एक स्टोरी सोचिए जो आपने भले ही हो छोटे बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर अपने दोस्तों से, या फिर अभी काम करते हुए अपने किसी कलीग से सुना होगा. कोई भी एक छोटी सी स्टोरी, 10-12 लाइन की हुई तो भी चलेगी, लेकिन स्टोरी हमें सुनाई है. मतलब आप विकास, पहले आप मुझे और राजश्री को सुनाओगे, एक बार इनका हो तो फिर राजश्री आप मुझे और विकास को सुनाओगे. एक स्टोरी जो 10-12 लाइन की हुई या उससे थोड़ी ज्यादा हुई तो चलेगी. उसमें सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है या फिर एक ही रोक है. वो ऐसा है कि जब आप स्टोरी सुना रहे हो तो उसमें कुछ डिटेलिंग्स अगर करते हो तो ज्यादा अच्छा है. मैं जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बोल रहे हो कि झरना या फिर पानी, सिनेरियम बोलते हैं ना, या फिर नदी, समुद्र, तो मैं एक समुद्र के पास गया जिसका पानी का रंग नीला था. मतलब नीला, ब्लू, आप कुछ भी बोल सकते, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग अगर हो तो अच्छा है. तो हम शुरू करते हैं विकास आपसे. रेडी? आप 5-10 सेकंड ले लो, सोचो कौन सा स्टोरी आपको अच्छा लगता है जो सुना सकते हैं, फिर बताओ. मैं मेरी अपनी घर की स्टोरी बताना चाहता हूँ. बताओ. हमारे घर पे ना एक बार एक बकरी आया करती थी. बकरी यानी कि मतलब काली बकरी थी. और जो हमारे घर के दरवाजे के पास ऐसा खंबा है, वहां पर आके वो खड़ी रहती थी. वो पहले तो मुझे लगा वो किस लिए आती है. हम सब विचार करने लगे कि वो क्यों आती होगी. तो फिर एक दिन मेरे दादी ने उसको रोटी खिलाई. प्लेट में रोटी लाई और दादी ने अपने हाथों से उस रोटी के टुकड़े करके उस बकरी को खिलाया, काली बकरी को खिलाया. तो ऐसा हर दिन मैं देखता रहा, ऐसा हर दिन चलता रहा. बकरी आती थी, दादी तो प्लेट में उस काली बकरी के लिए रोटी लाती थी, अपने हाथों से उसे तोड़ तोड़ के खिलाती थी और वो उसको पानी पिलाती थी. फिर वो बकरी चली जाती थी.
और ऐसे 10-15 दिन हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, वो 20 दिन 25 दिन हो गए, बकरी आई ही नहीं। तो मैं भी और मेरे घर के बाकी फैमिली मेंबर भी सोच विचार में पड़ गए कि क्या हुआ, वो काली बकरी आती क्यों नहीं, वो कहाँ गई होगी, वो कहाँ गुम तो नहीं हो गई होगी। तो फिर एक ऐसे ही 30-32 दिन हो गए, फिर वो आई और वो अपने साथ एक बछड़ा लेके आई, जो छोटा सा बच्चा था उसको लेके आई। वो मतलब सफेद कलर का उसका बच्चा था, वो काली थी और उसका बच्चा सफेद था। वो उसको लेके आई और फिर दादी ने उसको देखा और हम सब ने देखा, तो हम बहुत खुश हो गए कि हमारी काली बकरी आई तो आई, साथ में एक सफेद बच्चा भी लेके आई। तो दादी ने उसको रोटी दिया, प्लेट में रोटी लाई, अपने हाथों से तोड़ा, उसे खिलाया। काली बकरी और वो सफेद बच्चा फिर से हमारे घर पे रोज आने लगे और उस खंबे के पास खड़े रहते। ठीक है, मतलब आपने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जो जी। आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ था, मतलब आपके घर के सामने। ठीक है, अब आप बोलो, लेकिन एक बार फिर से सोचो कि मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, वो सोच के बताओ आपकी स्टोरी हम दोनों को। ओके सर, मैंने एक स्टोरी मेरे दादी से सुनी थी। वो स्टोरी ये थी कि 2 भाई थे, जो कि एक बहुत ही गरीब था और एक अमीर था, और दोनों खेती में ही काम करते थे। लेकिन एक भाई के पास कम खेती थी और एक भाई के पास ज़्यादा खेती थी। तो बड़े भाई के पास ज़्यादा खेती होने के कारण वो खुश रहता था हमेशा, और छोटे भाई के पास खेती कम थी, वो काम भी कम करता था उस खेती में, क्योंकि छोटा सा खेत था। इसलिए उसकी खेत में जब पीक कम आया तब उसने सोचा कि मैं अपने भाई से हेल्प ले लूँ, क्योंकि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बच्चों को खिलाने के लिए भी। तो इसलिए वो अपने भाई से मदद लेने गया, लेकिन उसके भाई ने उसे कोई हेल्प नहीं की, उतना अमीर होते हुए भी। फिर वो सोचते सोचते एक गुफा में चला गया, ऐसे जंगल में, हरे जंगल में एक पेड़ के पास एक गुफा थी जहाँ पे वो चला गया। और वहाँ पे अंदर जाने के बाद उसे एक किताब का पन्ना दिखा। वो दिखते ही उसने देखा क्या लिखा है और उठाकर वो पढ़ने लगा। तो वहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे एक आटा चक्की है, जो कि आपको जब जो चाहे आप मांग सकते हो उसे, और जब मांगेंगे तब वो देगी। तो वो आगे गया जहाँ पे वो रखी थी चक्की। उसमें ये भी इंस्ट्रक्शन था कि आप ये जो चक्की है उससे जो भी मांगेंगे वो तो मिलेगा ही, लेकिन वो तभी बंद होगा जब इसके साथ रखा हुआ ये लाल कपड़ा उस पर ढकेंगे। ओके। तो वो लेके अपने घर चला गया, और घर पे जाने के बाद उसने वो करके देखा। उसने बोला कि मुझे आटा चाहिए गेहूं का, तो वो आने लगा उस चक्की से बोलकर घुमाने से वो निकलने लगा। फिर बाद में जितना चाहिए उतना निकाला और उसके बाद में वो ढक दिया और वो मार्केट में लेके बेचने लगा। रोज वो ऐसा ही करते गया और वो अमीर हो गया, अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। तो उसके भाई को वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो एक दिन क्या करता है कि जब शाम को उसका भाई चक्की से आटा निकाल रहा था, तभी वो चुपके से खिड़की से देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने देखा वो आटा निकाल रहा था बोलकर, तो वो देखा और चला गया। और उसी दिन जब वो सब लोग सो गए तब उसने वो चक्की चुराई और अपने घर ले गया। और अपने घर ले जाने के बाद उसने सोचा कि अगर मैंने यहीं पे आटे का धंधा शुरू किया तो भाई को भी पता चलेगा और वो अच्छे से कर भी नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपने फैमिली के साथ दूसरे गांव जाकर बसने का सोचा। और उसे जाने के लिए समुद्र पार करना होता था। तो वो जाते वक्त नीले पानी से भरा समुद्र था जहाँ पे वो बोट से जाने लगा। और जाते जाते उसकी वाइफ ने उसे पूछ लिया कि आपने ये चक्की क्यों लाई है। तो फिर उसने बताया कि इस चक्की से आटा निकलता है, और उसने वही किया, उसे बोला और वो आटा निकलने लगा। तो ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि स्टोरी थोड़ा ज्यादा ही लंबा जा रहा है। मतलब इससे समझ में आता है कि हम बचपन में जो स्टोरी सुनते हैं ना, क्योंकि उसने बताया ना, शायद आपको दादी ने बताया था किसी ने, तो कितना भी हम आगे निकल जाए वो हमारे जहन में रह जाता है। ठीक है, दोनों का स्टोरी बहुत अच्छा था। उन्होंने विकास ने एक बहुत ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया जो उनके साथ होता था अपना, और एक स्टोरी बताया। अब दोनों ने सुना क्या जो एक दूसरे ने बताया? जी सुना, क्योंकि मैंने बोला था कि आप हम दोनों को बताओ, और इनको बोला था कि आप हम दोनों को बताओ। ठीक है, अब दोनों ने स्टोरी बताया। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इन्होंने जो स्टोरी बताया था
उसको अगर आप समराइज करो 2 वाक्य में, उससे ज्यादा नहीं। तो आपका स्टोरी तो हो गया, आप दोनों का स्टोरी एक्चुअली बहुत ही अच्छा था। मतलब किसी का रियल सिनेरियो से हम हर रोज कुछ देखते हैं, उससे किसी के घर में हमने सुना हो या फिर घर वालों ने बोला है, तो आप दोनों ने स्टोरी बोल दिया। मैंने एक्टिविटी के पहले में बताया नहीं था कि करना क्या है उसके आगे, तो अब वो करते हैं। अब क्या करना है राजेश जी, पहले विकास ने एक स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी को आप 2-3 वाक्य में समराइज करके हम दोनों को बताइए फिर से, ठीक है। उसमें अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए थे, रंग का हो या फिर कोई स्पेसिफिक मटेरियल का हो, मतलब कोई वस्तु का, तो वो आप समरी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 2-3 वाक्य में। ओके सर। आप सुनो अच्छे से, उन्होंने आपकी स्टोरी को कैसे सुना है। इन्होंने बताया कि इनके घर के सामने एक काली बकरी आती थी रोज, और उनकी दादी उन्हें उस बकरी को रोज खाना खिलाती थी, रोटी खिलाती थी, और कुछ दिनों में वो आना बंद कर दिया। और कुछ समय के बाद फिर से वो आने लगे, वो भी अपने सफेद बच्चे के साथ, और उनकी दादी हमेशा की तरह उसे खाना खिलाने लगी। तो ये था आपके हिसाब से उनका सारांश, ठीक है। आपने भी उनकी स्टोरी सुनी ना, आप बताओ उन्होंने स्टोरी में क्या बताया था। वही सेम हम दोनों को बताना है कि उन्होंने स्टोरी में क्या बताया था, लेकिन वही 2-3 वाक्यों में। राजेश्वरी की स्टोरी में था कि 2 भाई थे, जिसमें एक अमीर था और एक गरीब था। अमीर अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहा था और गरीब के पास पैसे नहीं थे, तो वो अपने भाई की मदद लेने के लिए गया, मगर उसने तो मदद की नहीं, और मदद तो की नहीं मगर उसे जलील कर दिया। और वो ऐसे ही गुस्से में रोते हुए एक जंगल में चला गया। वहां पर एक गुफा थी, उस गुफा में वो चला गया और उसे वहां एक चक्की मिली, और वो चक्की को लेके घर गया। और चक्की वो कुछ जादुई चक्की थी, इसलिए उसे उस चक्की का फायदा हुआ, तो फिर वो चक्की को लेके अमीर हो गया। तो ये सारांश था, बहुत ही अच्छा सारांश आप दोनों ने बताया। इन्होंने, विकास ने जब अपना स्टोरी बता रहे थे तो कुछ व्हाइट, ब्लैक, मतलब काली और सफेद के बारे में बताया, जो आपने बराबर बोला।
आपने पहले खाना बताया, फिर उसमें रोटी पे आपने फोकस किया। सिमिलरली इन्होंने भी वैसे किया कि जो आपने कुछ दो भाई पैसों के बारे में बताया और उन्होंने समराइज करते समय कुछ अपने वर्ड्स यूज किए, क्योंकि समराइजेशन था, पूरा कॉपी करना नहीं था। ठीक है, तो अगर मैं समराइजेशन न करने को बोल के आपको बोलता कि उन्होंने जो बोला है पूरा का पूरा है, वही का वही बताओ, और राजश्री आपको बोलता विकास ने जो स्टोरी बोला है वही का वही सेम सीक्वेंस में बताओ, तो आप कितना कंफर्टेबली बोल सकते? सर मैं बता तो सकती, लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ वर्ड मेरे भी यूज करती मैं, उन्होंने जो बताया उनके इतना तो याद as it is नहीं तो नहीं रहता कर है। तो सकती। सारांश बोलना आसान है, पूरा स्टोरी बोलना डिफिकल्ट है, लेकिन क्यों? आपको कि क्या हम लगता है? सुनते तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो अपने लैंग्वेज में हम समझते हैं, उनके वर्ड को हम अपने लैंग्वेज में समझ लेते हैं, एज इट इज नहीं समझते, आपको क्या लगता इसी है? वजह से। उनका बराबर है कि हम सुनते हैं, पूरी तरह से नहीं सुनते हैं, फिर अपने आप इंटरप्रेट करना चालू करते हैं। इसलिए समराइजेशन अच्छा होता है कि छोटे में बताना है तो हम सारांश बता सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी वैसी रेप्लिकेट करनी दिक्कत होती है। आपके लिए क्या लगता है? आपको वही है सर कि सेम है, दोनों को सेम लगता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हमको जब भी कोई सामने कुछ बोल रहा है या फिर कुछ बता रहा है, हमको अच्छे से सुनने की जरूरत है। हम वहां पे बैठ के हमारा दिमाग लगा कि चलो उसने बताया और मैं अपने आप इंटरप्रेट करना, अब मेरे लिए ये आसान क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको सारांश बोलने बोला। अगर मैंने बोल दिया होता कि वही का वही स्टोरी बताओ विथ सेम डिटेल, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती। ठीक है, और एक गलती आप दोनों ने की थी, मैंने विकास को भी बोला और आपको भी बोला। जब विकास को मैंने पहले बोला था तो उसने अपनी स्टोरी बोलनी चालू कर दी, फिर मैंने आपके टाइम इंस्ट्रक्शन फिर से दिया। इंस्ट्रक्शन में मैंने ये बताया था कि आप स्टोरी बताओ, किसे? मुझे और विकास को। आपको क्या बोला था? आप स्टोरी बताओ किसे? मुझे और राजेश को। लेकिन आपने स्टोरी किसे बताया? राजेश्री को। हमने स्टोरी मुझे बताया, आपने स्टोरी किसे बताया? मैंने भी आपको बताया। दोनों ने स्टोरी मुझे ही बताया, लेकिन मैंने दो दो लोगों का नाम लिया था ना। तो ये भी कभी कभी जब हम काम करते हैं या फिर कुछ कहीं पे बात करते हैं कम्युनिकेशन के मोड में, ये भी और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हमको जिन जिन लोगों के साथ बात करना है उनके साथ आई कांटेक्ट रखना जरूरी है। अब अगर आप बोलते समय हम दोनों को आई कांटेक्ट बराबर देते, तो जैसे मैं अभी आपका स्टोरी वैसा का वैसा बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप मुझे देख रहे थे और आप जो बोल रहे थे मैं हाँ हाँ करके उसको सुन रहा था। सेम हम दोनों के केस में भी हुआ, लेकिन इसके लिए क्या हुआ, ये तो मुझे पता ही नहीं रही है ना, तो क्या है, मैं बस स्टोरी का मेन सुनता हूं, अंदर मैं बता ही दूंगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम जब कभी भी बात करते हैं या फिर कुछ सुनते हैं तो आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, जो एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। तो कभी भी कम्युनिकेशन करते समय हमें अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी अच्छे से फोकस करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? जी यस।
तो एक्टिविटीज तो आज हमने बहुत कर ली. अब एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं. गेम खेलना अच्छा लगता है ना? जी. ठीक है. गेम खेलने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ. अगर मैं आपको बोलूं नंबर गिनो, मतलब 1 2 3 4, तो आप कितने तक बोल सकते हो या गिन सकते हो? 100 तक तो गिन सकते हैं. 100 बहुत कम. आप 1000 तक. 1000 तक गिन सकते हैं आपको लगता है? ठीक है. हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे आप दोनों के साथ. ठीक है, आप दोनों के साथ. जी. ठीक है. वो गेम ऐसा है कि नंबर गिनते जाना है. बहुत ही आसान है. आपने बोला ना ये 100 तक, राजश्री का 1000 तक. ठीक है. तो नंबर कैसे गिनना है? 1 2, आपने 3 बोला, उन्होंने 4, ऐसा होगा. लेकिन उसमें 2 छोटे इंस्ट्रक्शन है. पहला, ऐसे नंबर्स जिसके एंड में नंबर 3 आता हो, मतलब जिसमें नंबर 3 लिखा हुआ आता है, जैसे 1 2 के बाद 3 आता है तो 3 को स्किप करना है. या फिर ऐसे नंबर्स जो 3 के मल्टीपल्स हो, यानी कि 3 6 9 12 15 18. मल्टीप्लीकेशन टेबल हम सीखे थे ना छोटे बचपन में, तो वैसा जिसमें 3 नंबर आता हो वरना मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, ऐसे वाले जो नंबर्स होंगे वो स्किप करना है. और ये गेम फास्ट खेलना है. ऐसा नहीं 1 2 ऐसे नहीं, फास्ट नॉर्मल मोड में खेलना है. मतलब बहुत ही जल्दी नहीं, सुनने को आना चाहिए, लेकिन थोड़ा पेस में खेलना है. ठीक है. शुरू किससे करें? किसको लगता है 1 पहले बोले कौन? मैं बोलता हूँ. ठीक है, चलो. 1 2 4 5 7 8 10 11 14 15. 16. sorry. 15 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 है. मतलब अभी पता चला 14 तक ही गिनना आता है. 1000 बोल रहे थे. अब दूसरे बार नया एक चांस देते हैं और एक बार शुरू करते हैं. अब 1 उनको देते हैं क्योंकि उन्होंने 15 गलती किया ना. अब 1 आपकी बारी है. 1 2 4 5 7 8 10 11 12 16. एक सेकंड 12 भी गलती हो गया. 15 पे भी चले गए. 12 के बाद 13 भी था, 14 भी था. 13 गलत था, 14 भी था. मतलब 12 से ज्यादा नहीं आता. आपको कितना आया था? 14 तक आया था. मतलब आप थोड़ा उनसे ज्यादा जल्दी. और एक बार खेलना है क्या? जी. एक बार. ओके. कौन स्टार्ट करेगा बताओ? सो मैं स्टार्ट करती चलो चालू. हूँ. 1 2 4 6. कितना तक गिनना आया तुम्हें? तो फिर तुम्हें क्या लगा तुम कितने तक गिन पाए? 12 14 और तुम भी उतने तक. ऐसा क्यों हुआ? सर हम कंटिन्यूअसली जब गिनते हैं तो प्रॉपरली गिन पाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे स्किप करने थे कुछ वर्ड्स, कुछ नंबर्स हमें स्किप करने थे, इसके वजह से हम नहीं कर पाए. तुम्हारे केस में तुम तो 6 तक भी अटक गए. 6 तो गिनना बहुत ही आसान था ना. तुम्हारे केस में क्या हुआ कि वैसी गलती हुई? ध्यान में नहीं रहा सर. ध्यान में नहीं रहा. और कुछ ऐसा लग रहा है जो हुआ जिसकी वजह से ऐसे हुआ? कुछ लगता है कि आप सोचो, थोड़ा सोचो. तो और भी कुछ हुआ? मैंने कुछ बताया था. आपने गेम खेलने के मूड में मेरे इंस्ट्रक्शन को थोड़ा बाईपास कर लिया. आपने बोला था सर 3 या 3 के कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शन आपने बराबर किया. वो तो गलती से हम बोल देते हैं एक एक वर्ड, तो वो ठीक है. मैंने इंस्ट्रक्शन में और भी कुछ बोला था. नहीं याद आ रहा है? नहीं सर. मैंने ये बोला था कि गेम को हम जल्दी खेलेंगे, फर्स्ट मोड में खेलेंगे, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं. बोला था ना मैंने? जी. तो 1 2 4 तक स्लो चल रहा था, उसके बाद स्पीड बढ़ना चालू हुआ. मैंने तो बोला नहीं था. तो आप धीरे धीरे भी खेल सकते थे, थोड़ा पेस को कंट्रोल करके. हाँ सर, लेकिन आपने बोला था ना कि आपको फास्ट बोलना है. मतलब लेकिन ज्यादा एक नहीं, बार मैंने है. ये भी बोला था. हाँ, ज्यादा ज्यादा नहीं. फास्ट भी नहीं, ये भी मैंने ज्यादा बोला. बात. तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई? एक, मैंने जो बोला आपने आधा सुना और आधा सुना ही नहीं. दूसरा क्या हुआ कि जब गेम बोला और चालू हुआ, आपने बोल दिया था आपको 1000 वर्ड्स आता है, 1000 नंबर तक गिनती करना आता है. इसने बोल दिया था मुझे 100 तक आता है. तो हम जोश में आ गए और 1 2 4 5 के बाद स्पीड हमारी बढ़ती गई. हमको लगा कि अभी हम बोल देंगे और टर्न दूसरे तरफ चला जाएगा. ऐसा हुआ ना जी. कि मेरा 6 बोल दिया या 7 बोल दिया तो 8 इसके पास है, मतलब मेरे तरफ से वो चला जाए. तो ये भी एक चीज होती है जो कम्युनिकेशन के टाइम पे हमको बहुत ध्यान में रखनी होती है. क्या है वो? कि बी रिलैक्स्ड. कुछ भी हो, हम कुछ भी कर रहे हैं, गेम खेल रहे हो, कुछ बातें कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा रिलैक्स मोड में रहना है. स्ट्रेस नहीं लेना है. नॉर्मली थोड़ा सोचना है, फिर बोलना है. जल्दी जल्दी के चक्कर में गलतियां नहीं करनी. ठीक है? क्लियर है? जी. तो हमने कुछ चीजें अभी डिस्कस की. आप लोगों को याद है क्या कि क्या क्या चीजें आज हमने डिस्कस की?
इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। हमने आज ये एक्टिविटीज या गेम के मोड में कुछ सीखा, कुछ याद है? बताएंगे आप पॉइंट्स, कुछ क्या क्या सीखा मुद्दे के तौर पे? पहला क्या सीखा हमने? पहला हमने ये सीखा कि अगर सामने वाला हमें कुछ बता रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उसे पूरी तरह से सही से और अच्छे से सुन ले। बराबर। हमने क्या बोला कि बी एन एक्टिव लिसनर, मतलब हमें एक्टिव लिसनर बनना चाहिए। अब दूसरे और क्या सीखे थे हमने? अभी राजेश जी आपकी बारी। जब हम सुनते हैं तो वो एज इट इज करे और समझ कर करे। कभी कभी हम अपनी वे में लेते हैं, मतलब हमें जितना समझ में आता है उतना ही। उन्होंने जो बताया वो अपने आप से रिलेट कर लेते हैं, तो और फिर जो अपनी हमें- स्टोरी बना लेते हैं। मतलब हम एक्टिव लिसनिंग तो करें, लेकिन वो एक्टिव लिसनिंग को पूरी तरीके से सुने। मतलब एक्टिव लिसनिंग मतलब हम जब भी कुछ सुन रहे हैं वो पूरी तरीके से सुने, ना कि आधा सुना और फिर अपना ही परसेप्शन लगाया और चालू हो गया। विकास के केस में क्या हुआ, आपने जो स्टोरी बताई ना, हो सकता है मुझे जो देख के लगा उनको स्टोरी पहले से पता था, जिसके वजह से उन्होंने कुछ अच्छे टर्म्स, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करके स्टोरी को अच्छे से सारांश में बना दिया। आपने क्या किया, जो जो वर्ड मैंने क्या बोल दिया था कि स्पेसिफिक वर्ड्स बताओ कि क्या क्या बोले थे, तो आपने काली, सफेद, कटोरी, फिर रोटी, ये पे फोकस किया। लेकिन विकास ने क्या किया, उसको प्रॉपर समराइज मोड में, लेकिन ट्राई किया कि आपने जो बोला था वो शब्दों का प्रॉपर यूज हो। ये एक चीज हो गया। और कुछ विकास, और क्या सीखे? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखे हमने, जो एक्चुअली कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। सर हमने बॉडी लैंग्वेज सीखी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बॉडी और लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, जो कि हम कर नहीं पाते कभी कभी। तो जब हम कभी ऑडियंस के सामने बोलते हैं या फिर एक दूसरे से बात करते हैं, जब हम प्रॉपर आई कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि सामने वाले को सुनने में इंटरेस्ट होता है। आप देखो, आप कभी सोच के देखो कि आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला ऐसे करके बोलता है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा ना? तो वो आपको देख रहा है क्या? नहीं, वो सिर्फ हमारी बातें सुन रहा है। सुन रहा है। मतलब आप क्या बोल रहे हो वो 100% उसको ले रहा है या नहीं भी उसकी गारंटी नहीं है। ही इज लिस्ट इंटरेस्टेड। आप कितने लंबे तक उसके सामने बात कर सकते हो? 2 मिनट, 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या होता है, जब कम्युनिकेशन हम बोलते हैं ना, तो वो 2 तरीके से होता है। मतलब लिसनर और बोलने वाला। मतलब मैं स्पीकर हूं, सामने वाला लिसनर है, तो दोनों तरह से अगर सेम फीडबैक मिले, सामने से कोई बोल रहा है, हम अगर उसी तरीके से वो सुनने के लिए अपने आप को तैयार करके सुने, तो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होता है। और कुछ नया सीखे क्या? सर और कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब याद अभी लास्ट गेम में हमने कुछ सीखा था। मैंने बताया ना, क्या किए होते तो गेम और अच्छा खेल सकते थे और थोड़ा लंबा ले सकते थे। स्पीड। तो बी पेशेंट, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी हम कुछ करते हैं या फिर कभी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हमको ऐसा किसी भी मोमेंट पे नहीं लगना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर दे। या फिर इट इज नॉट अबाउट स्पीकिंग। हम कभी कभी कुछ लिखना भी होता है, कभी हम किसी को ईमेल भेजते हैं या फिर किसी ने कुछ बोला है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि वो ढंग से बने, अच्छे से बने। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। बी पेशेंट, नॉर्मल स्पीड में जैसे हम काम करते हैं, ढंग से पहले क्या होता है, उसको सुने, जिसने हमें क्या करने को दिया है वो सुने, फिर उसको ढंग से नोट डाउन करें। ठीक है, तो ये एक स्किल हो सकता है। और कुछ हमने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आज कुछ कुछ सीखे। और भी कुछ तरीके हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ स्किल्स है जो एक कोई भी प्रोफेशनल, विकास हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी अगर वो चीजों को करे, वो स्किल्स को इनहेरिट करे, तो एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है। पहला तो हो गया एक्टिव लिसनिंग, जिसके बारे में हमने डिसाइड किया। मैं कुछ मुद्दे लिख के लाया हूं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा एक बहुत अच्छा मुद्दा है, बी कॉन्क्रीट एंड क्लियर। जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको चाहिए, तो आपकी जो डिस्कशन है वो कॉन्क्रीट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। अगर मैंने बोला नहीं होता कि स्टोरी डिटेल में बताओ, तो आप डिटेल में समझ पाते क्या? तो बी कॉन्क्रीट एंड क्लियर। और क्या हो सकता है कि हमेशा बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पावर होता है। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप ऐसे लीन करके नहीं बैठे हो
या फिर कोई बोल रहा है और आप, हम बहुत बार देखते हैं ना कि किसी ने बोला हम ऐसे ही सुनने को मतलब हम उसको देख तो रहे हैं लेकिन मन में हमारा कुछ और चल रहा है। बहुत बार हुआ है ना आप दोनों के साथ, कोई बोल रहा है ऐसे करके सुनते ही रहो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने कोई ऐसे बैठ के अच्छे से बात कर रहा है ना, तो आप उसको देखते रहो और बात करते रहो। फिर क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव चाहते हो तो फीडबैक दोनों तरीके से आनी चाहिए। मतलब आपने उनको कुछ बोला है या फिर कुछ काम दिया है तो फीडबैक उसके बाद लेनी जरूरी है। जब हम फीडबैक लेते हैं तो क्या है, हमारे पास इंप्रूव करने का मौका मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो ये थे कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ हम बोल सकते हैं स्किल्स जो अगर कोई अटेन करे तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है। तो थैंक यू विकास, थैंक यू रेजस्वी। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में आज आप दोनों ने कुछ सीखा होगा। यस, सर। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। आर्या और गणेश, हमें अब एक एक्सेल शीट बनानी है। ओके, क्या लिखना है सर उसमें? एग्जैक्टली वही मैं बताने वाला हूँ। वो जो एक्सेल शीट है वो एक प्रकार की टू डू लिस्ट होगी जिसमें अगले महीने में हम जो भी टास्क करने वाले हैं वो सब हमें मेंशन करने सर हैं। कब तक खत्म करना है? हाँ, पहले मैं ये बताता हूँ कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया वो एक टू डू लिस्ट है, तो आपको सब टास्क मेंशन करने हैं, उसकी स्टार्टिंग डेट मेंशन करनी है और डेडलाइन भी मेंशन करनी है। ओके सर किसे सबमिट करना है? हाँ, तो पहले मैं इसका जवाब देता हूँ कि कब तक वो पूरा करना है। तो आज आई थिंक आपको 2-3 दिन काफ़ी है इस टू डू लिस्ट को बनाने के लिए। तो इस वीकेंड तक आपको वो लिस्ट पूरी करनी है। किसे Okay? सबमिट करना है? हाँ, सबमिट तो आपको मुझे ही करनी है, लेकिन आप वो ड्राइव पे सबमिट कर सकते हो। सर कहाँ सेव करना है बट? हाँ, मैं एक लिंक क्रिएट करके आपको भेजूंगा, उस लिंक पे जाके आप आपकी लिस्ट वहाँ पे सेव कर सकते हो। आपको समझ आया क्या करना है? और एक बार सर बता सकते हो? यस, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है अगले महीने के लिए। उसमें सब टास्क, एंड डेट, स्टार्ट डेट सब लिखना है, मुझे सबमिट करनी है। मैं लिंक भेज दूंगा और आप उस लिंक पे जाके वो लिस्ट वहाँ पे सेव कर सकते हो। सर आप 2 दिन बाद भेज दोगे ना लिंक? हाँ, मैं लिंक आज ही शेयर करूँगा, जैसे आपकी लिस्ट बनती है आप सेव कर सकते हो। ओके, समझ आया क्या करना है? सर कहाँ सबमिट करनी? हाँ, मैंने जैसा अभी बताया, मैं लिंक भेज दूंगा, ड्राइव पे जाके उस लिंक को आपको क्लिक करना है और वहाँ पे वो सेव करना है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हमने देखा, वैसे भी मैं पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता था, लेकिन गणेश तो सिर्फ पेन के साथ खेलता रहा और आर्या बीच में सवाल पूछती रही। अगर वो इंफॉर्मेशन खत्म होने तक इंतजार करती तो उसे सब जवाब मिलते। इसका मतलब है पहले हमें ध्यान से सुनना चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा हमें कहा है, आपको 2 कान है और 1 मुंह है,
या क्या सिंबलाइज करता है ये? अगर हमें सफलता चाहिए तो सफलता के लिए 85% तक हमें सुनना चाहिए, और वो ह्यूमन ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल है। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। हाय आर्या, हाय गणेश। हाय सर। आज के डिस्कशन के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने चुना है। मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप चाहे तो गेस कर सकते हो या बड़े बुजुर्गों ने हमेशा हमें कहा है आपको 2 कान है और 1 मुंह है। या क्या सिंबलाइज करता है ये? कि हमें अच्छे से सुनना चाहिए जो भी चीज़ करेक्ट, कहा। हमें ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। ओके, ज़्यादा सुनने के लिए 2 कान है और कम बोलने के लिए 1 मुंह है। तो ये आपने ज़रूर सुना होगा, और यही हमारा आज का टॉपिक है, सुनना। या पहले आप मुझे बता दो कि दिन भर में कौन कौन से आवाज़ आप सुनते हो? पहले तो गाड़ी का आवाज, दूसरा जब कोई डिस्कस करता है वो एक, वो फैन की आवाज। करेक्ट। म्यूजिक। करेक्ट। और किसी से बातचीत होती है वो आवाज, मतलब लोगों की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, या कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो वो आवाज। करेक्ट। कॉल्स पे बाकियों की आवाज। करेक्ट। और कोई चल रहा होगा तो चप्पल की आवाज। एग्जैक्टली, मतलब हर एक छोटी हजारों प्रकार के आवाज हमें दिन भर में सुनाई देते हैं। ओके, मैंने अभी कहा सुनाई देते हैं। हम सब चीज़ें ध्यान से सुनते हैं जो भी आपने कहा? नहीं। या तो मतलब ये 2 अलग कंसेप्ट्स हैं, या सुनना और ध्यान से सुनना। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें डिफरेंस क्या होता है? सुनना मतलब कि सिर्फ हम समझो 2 डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ सुनना, मतलब ध्यान नहीं देना उनकी तरफ, सिर्फ जो टॉपिक है वो समझ जाए। ओके। अब ध्यान से सुनने का मतलब जो है, मतलब वो जो बात कर रहे हैं वो पूरा प्रॉपर सुनकर जितना हमें काम आता है उतना ही नॉलेज। ओके। आर्या? सुनना मतलब सर कानों पे जो आवाज पड़ती है वो बस सुनना, और ध्यान से सुनना मतलब वो लोग के, मतलब वो इंसान के पास देखकर ध्यान से समझकर सुनना। मतलब सुनने में हमें एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं, या वो एफर्टलेस होता है, या और हमें अगर सुनना भी नहीं है तब भी वो सुनाई देता है। ध्यान से सुनने की जो प्रोसेस है वहाँ पे हमें एज एन इंडिविजुअल एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। हमारा एक रोल होता है, हमारी एक भूमिका होती है, और इसीलिए हमें ध्यान देना पड़ता है और वो ध्यान से प्रोसेस करना पड़ता है। सुनना या ये एक चीज़ हो गई, पैरेलली बोलना भी शुरू रहता है। या तो ये जो कंबाइंड प्रोसेस है उसे हम संवाद कहते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। या आप मुझे बता सकते हो कि संवाद पूरा कब होता है? मतलब वो जो प्रोसेस होती है संवाद की वो कब पूरी होती है? जब सामने वाला जो बोलता है वो हम ध्यान से सुनते हैं और अपने दिमाग में सोचते हैं और उसका आंसर देते हैं। करेक्ट। ये जो दिमाग में सोचते हैं, मतलब किसी ने कुछ तो बोल दिया, हमने ध्यान से वो सुना, ब्रेन में विजुलाइज किया, रिलेट किया, हमारे पास उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है या वो हमने एक बार चेक किया और उसके बाद हमने रिस्पॉन्स दिया। या और ये जो पूरी प्रोसेस है या वो सिर्फ विद इन अ सेकंड या और विद इन 2 सेकंड्स पूरी हो जाती है। या और जब सामने वाले ने दी हुई जानकारी हम प्रोसेस करके उस पर जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि ये संवाद पूरा हो गया। ओके। अब ये जो ध्यान से सुनना है, इंग्लिश में जिसे हम एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, ये एक प्रकार का कौशल है या एक प्रकार का स्किल है। वैसे तो ये डिफिकल्ट नहीं है, या स्टिल हम उसे स्किल कहते हैं, उसको कौशल कहते हैं। क्यों ऐसा होगा? क्यों हम उसे स्किल कहते हैं? क्योंकि ध्यान से सुनना भी एक स्किल होती है। या मतलब सर गर्दी में समझो
तीन चार ग्रुप हो गए, और हम पूरे ग्रुप की बात सुनते हैं और चारों की भी बात समझ में लेते हैं। और उसी इम्पोर्टेंट, अगर बहुत सा क्राउड है बट दूर से हमें कोई कुछ बोल रहा है तो इतने क्राउड में हमें उसका आवाज सुनना एग्जैक्टली ये चाहिए, तो और सुनना पड़ता है, तो उसके लिए स्किल चाहिए। करेक्ट। तो मतलब स्किल वो होता है जो हासिल करने के लिए हमें एज एन इंडिविजुअल कुछ चीज़ें खुद में डेवलप करनी पड़ती है, या हमें खुद को ट्रेन करना पड़ता है। सो सुनने के लिए तो हमें कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, या लेकिन एक्टिव लिसनिंग के लिए, ध्यान से सुनने के लिए हमें एक प्रकार का ट्रेनिंग आवश्यक है, और वो ट्रेनिंग बाहर कहीं नहीं मिलेगा, वो हमें खुद को डेवलप करना है। और इसीलिए ध्यान से सुनना या ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अविभाज्य अंग है, या एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जब भी कोई बोलता है तो वो इसलिए बोलता है कि उसके पास जो जानकारी है वो बाकी लोगों को मिल जाए, और जब भी कोई सुनता है तो वो भी इसीलिए सुनता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो जानकारी मुझे मिल जाए, या और आपने एक और सेंटेंस सुना होगा जिसके बारे में हम बाद में वापस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम सुनते हैं तो पैरेलली हम रिस्पॉन्स के बारे में सोचते हैं। क्या एक्चुअली होना चाहिए? पहले हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है इसका रेस्पॉन्स, फिर रेस्पॉन्स। करेक्ट। मतलब जब भी हम कोई कुछ सुनते हैं ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि हर बार हम कुछ रिस्पॉन्स दे दें, हर बार हम कुछ सवाल पूछे, हर बार हम कुछ उस पर जवाब दे दें। कभी कभार हमें सिर्फ जानकारी मिलना यही उसका गोल होता है, और अगर वो पूरा हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो गई है, वो कंप्लीट हो गई। ओके। हमने अभी डिस्कस किया कि जो लिसनिंग की प्रोसेस होती है, मतलब सुनने की जो प्रोसेस होती है, वो बहुत एफर्टलेस होती है, या हमें कुछ एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, और वो बहुत प्राकृतिक है, वो बहुत प्राथमिक है, या? उसके बाद आता है ध्यान से सुनना, और इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स ने स्टैटिस्टिक्स दे के बताया है। आप कम्युनिकेशन सफल होना चाहते हो, और अगर वो आपको वहाँ पे सक्सेस चाहिए तो कितना % आपको सुनना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कभी कोई 10 मिनट बोलता है तो उसमें से कितना % हम एक्चुअली सुनते हैं? 25%। ओके। और अगर वो जो बोल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर भी 25%। सिर्फ 50 25% तक अगर इम्पोर्टेंट है और हमें समझना है तो आगे। ओके। अगर वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो हमें समझना है तो एटलीस्ट 50% हमें सुनना चाहिए। और तुम्हारा मानना है कि 25%। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब कैसा होता है कि सामने वाला जो बता रहा है, जो पॉइंट भी समझ में आ गए तो फिर हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो जो पूरा वो उसके दिल से बता रहा है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका हो गया। हमें समझने के लिए हमें हमारा समझना चाहिए। करेक्ट। जो बोलते हैं हमें समराइज्ड वे में याद रहे। करेक्ट, वेरी गुड।
वो जो समराइज्ड वे होता है उससे हम 25% कह सकते हैं। मतलब उसने जो भी बोल दिया में भी बाकी इंफॉर्मेशन है वो इररिलेवेंट है, और शायद इररिलेवेंट नहीं भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने वो ग्रास्प करके प्रोसेस करके उसकी समरी हमारे लिए बनाई है, और वो 25% होती है। एक्सपर्ट का मानना है कि जब भी अगर हमें सफलता चाहिए तो सफलता के लिए 85% तक हमें सुनना चाहिए, और वो ह्यूमन ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल है। या तो जो भी हम 25% सुनते हैं, या वो ऐसा सुनना चाहिए कि सिर्फ 25% ही हो, लेकिन हमारे पास वो पूरी जानकारी हो। और इसलिए लिसनिंग के 3 महत्वपूर्ण प्रकार बताए गए हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ, आप मुझे एग्जाम्पल देके बताना उसका मतलब क्या है। पहला होता है ग्लोबल लिसनिंग, या और जनरल लिसनिंग। क्या हो सकता है इसका मतलब? मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, आप मुझे बता दो कि इस सिचुएशन में ग्लोबल लिसनिंग क्या होगा। एक मीटिंग चल रही है और हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं। ओके, स्टिल हमें कुछ तो पता चला है। जनरल लिसनिंग, ये जनरल लिसनिंग है। आपको क्या लगता है वो जो कुछ थोड़ा बहुत हमें समझ आया है वो क्या होगा इस मीटिंग के बारे में? जो मीटिंग का टॉपिक है, करेक्ट, वो समझ। करेक्ट, मतलब मीटिंग का मेन टॉपिक और मे बी 2-3 सवाल, 2-3 पॉइंट्स जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, और वो सिर्फ हमें समझ आए मतलब हमें पता चल गए। ओके, ये होता है ग्लोबल लिसनिंग। या ऐसे बहुत बार होता है ना कि हम रास्ते से जा रहे हैं और हम सिग्नल पे हैं और बाजू के गाड़ी पर 2 आदमी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। इवन इफ वी डोंट वांट टू लिसन, हमें वो सुनाई देता है और हमें उससे पता चलता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास डिटेल्स नहीं होते, तो ये भी ग्लोबल लिसनिंग होता है। उसके बाद होता है सिलेक्टिव लिसनिंग। आपको क्या लगता है ये सिलेक्टिव वर्ड क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हम कुछ वही सुनकर याद रखते हैं, इसलिए शायद सिलेक्टिव लिसनिंग। करेक्ट, मैं आपको वही सिचुएशन देके अब बताता हूँ सिलेक्टिव लिसनिंग क्या है। हमें टॉपिक तो पहले से मालूम है, हमें पॉइंट्स तो पहले से मालूम है, मीटिंग चल रही है, या हमारे पास हमने फ्रेम किए हुए 2-3 सवाल है जिसका जवाब उस मीटिंग में हमें मिलने वाला है, या और वो जवाब हमने नोट कर दिया। ये क्या हुआ? सिलेक्टिव लिसनिंग। क्यों ये सिलेक्टिव क्यों है? क्योंकि हमने उतना ही सुना और उतना ही याद रखा। करेक्ट। या ऐसे बहुत बार फैमिली में हो जाता है, या हमारे पेरेंट्स कुछ तो कहते हैं लेकिन हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो ये जो प्रकार है उसे हम सिलेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। मतलब हमारा फोकस क्लियर होता है और हमें वो जानकारी मिलने के बाद वी कैन से द प्रोसेस इज सक्सेसफुल। उसके बाद आता है डिटेल्ड लिसनिंग। मैं फिर एक बार वही आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मीटिंग चल रही है, हमें टॉपिक मालूम है, हमें ये मालूम है कि कौन सी जानकारी हमें चाहिए, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं जो हमारे लिए शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने वो सुने हैं, हमने ध्यान से सुने और हमने नोट करके रखे। तो ये क्या हो गया? करेक्ट, ये हो गया डिटेल्ड लिसनिंग। डिटेल लिसनिंग का मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करना, सुनना और प्रोसेस करना। सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से सुनना, प्रोसेस करना, ताकि अगर उसके बाद कोई हमें उसके बारे में पूछे तो विल बी इन द पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। या आपने कभी लिसनिंग स्किल्स की एग्जाम दे दी है? स्कूल में हो या कॉलेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में? नहीं। अगर ये जो सारी लिसनिंग स्किल्स की एग्जाम है, यहाँ पे ये 3 स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ तो सुनते हैं और हमारे पास कुछ तो सवाल होते हैं। हर एक सवाल के लिए डिटेल लिसनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो एग्ज़ाम में जैसे सवाल देखने के बाद, सवाल पढ़ने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये पूरा सुनना है, इसके सिर्फ 2-3 पॉइंट्स के बारे में सुनना है या डिटेल सुनना है, वही हमें हमारे काम की जगह पे, फैमिली में और एनी इनफॉर्मल और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट
यही 3 स्ट्रैटेजीज हमें यूज़ करनी पड़ती। तो जैसा हमने देखा, कम्युनिकेशन सफल होने के लिए ध्यान से सुनना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद जो तुमने कहा ना 25%, वो 25% का हमें पूरा फ़ायदा हो, इसलिए हमें ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि मुझे ये जनरल लिसनिंग से ये जानकारी हासिल करनी है, सिलेक्टिव लिसनिंग से करनी है या डिटेल लिसनिंग से करनी है। यस। अभी हमने सुनना और ध्यान से सुनना इसके बारे में बहुत बातचीत कर ली। अब हम सिर्फ और हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी डिस्कस किए। अगर हमें सुनने की या ध्यान से सुनने की डेफिनेशन बनानी हो तो हम जनरली ऐसा कह सकते हैं कि बोलने वाले ने बोलने के बाद उसका विश्लेषण करना, ओके, उसका मतलब जान के हमारे ब्रेन में प्रोसेस करना और उस पर रिस्पॉन्स दे देना। अब जब बोलने वाला बोलता है या वो शब्दों का इस्तेमाल तो डेफिनेटली करता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसका उपयोग वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करता है। आप मुझे बता सकते हो कि बोलने वाला शब्दों के अलावा कुछ कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करता है? एक्शंस और लिख सकता है वो। ओके, लेकिन लिखना मतलब फिर एक बार शब्दों का ही इस्तेमाल हो गया। दिखाना। करेक्ट, कुछ तो दिखा सकता है। करेक्ट, तो बात करते करते बोल भी सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ और दिखा भी सकता है कि मैं ये मैंने कर लिया है। ये आपने जैसा अभी कहा कि वो कुछ प्रेजेंटेशन दिखा सकता है, कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकता है, एक्शंस का इस्तेमाल कर सकता है। एक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक्शंस ये सिर्फ हाथ की नहीं होती है, वो आँखों का इस्तेमाल करता है या वो चेहरे का इस्तेमाल करता है, हाथों का तो डेफिनेटली करता है। क्या इन चीज़ों समझना भी ज़रूरी है? या तो एक्टिव लिसनिंग में सिर्फ शब्दों को समझने का अंतर्भाव नहीं है, हमें बोलने वाले की आवाज़ मतलब उसका टोन या उसकी भावना, वो कौन से इमोशन से ये बोल रहा है, उसका स्वर या वो कितना लाउड है, कितना सॉफ्ट है, कितना हार्श है, या उसके हाव भाव और उसका बोलने का तरीका, इसका भी विश्लेषण हमें करना पड़ता है अगर हमें वो जो बोल रहा है वो पूरा हासिल करना होता है। हम जब शब्द, आवाज़, स्वर, हाव भाव और तरीका, इन सब का विश्लेषण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ओके, हमें संदेश का आकलन हो गया। आकलन मतलब इन अदर वर्ड्स उसने जो भी कहा है उसका स्वीकार करना। हमने अभी डिस्कस किया ना, बोलने वाला सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, वैसे लिसनर भी सिर्फ कान का इस्तेमाल नहीं कर सकता, आँखों का कर सकता है। क्यों कर सकता है आँखों का? कि वो सामने वाले का एक्शन देख सकता है। करेक्ट। और बोलने वाले को सामने वाले की आंखों में देख के पता चलता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं, सामने वाले को वो इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं, और मैं जो बताना चाहता हूँ वो उसे पूरी तरह से पता चल रहा है या नहीं। तो आंखों का इस्तेमाल लिसनर को करना पड़ता है। और फेस का मतलब अभी जैसा हमने और कुछ चीजें वो तो प्रोसेस अपने आप हो जाता है। हमें भी कभी कभार कुछ हाफ भाव का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। कभी कभार किसी ने कुछ बोलने के बाद हम सिर्फ ऐसा करते हैं, मतलब एक्शंस कि उसे पता चलता है कि हमें वो पता समझ गए। जो बोलने वाला है उसे हम वक्ता कहते हैं ना, तो उसने संदेश दे दिया, वो संदेश हमारे पास आने के बाद हम उसकी एक प्रतिमा तैयार करते हैं। प्रतिमा मतलब एक पिक्चर, और वो प्रोसेस, करेक्ट सिनारियो, वो विजुअलाइज करते हैं हम, वो रिलेट करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में वो एक बार चेक करते हैं। जैसे
हमारे ब्रेन में ना एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है, Yes. और वहाँ पे हम विद इन अ सेकंड वो एक चंक उठा चीज़ लेते हैं। उठा ले सकते हैं और उसके बाद हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वो सेंटेंस मैं दोहराना चाहता हूँ, लिसन नॉट टू रिस्पॉन्ड बट टू अंडरस्टैंड। क्या लगता है आपको, अगर हमने पैरेलली सिर्फ रिस्पॉन्स के बारे में सोचा तो क्या होगा? कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा, कम्युनिकेशन और वो जो वो बता रहा है वो ध्यान से नहीं सोच ध्यान से भी नहीं सुन पाएंगे, करेक्ट। सुनने वाला ध्यान से नहीं सुन पाएगा, बोलने वाला ध्यान से नहीं बोल बोल पाएगा, पाएगा। और वो हमें कहाँ पे लीड करता है? उससे क्या हो जाता है? मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन तो हो ही जाता है, लेकिन हमें जानकारी पूरी नहीं मिलती, हाँ, हमारा नुकसान होता है, बोलने वाले का नुकसान होता है। अब आप बता सकते हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या मतलब हमारे करियर में, Yes. चाहे आप सिर्फ काम कर रहे हो, चाहे आप बॉस हो खुद, या एक्टिव लिसनिंग आपके लिए क्या मायने रखता है? आप जब कोई पोजीशन पे हो, हम सोचते हैं, हम दो चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एक तो हम कलीग है, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे लिए एक्टिव लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लिए बॉस ने, मैनेजर ने जो कहा, जो काम हमें कहा, तो उसका वो काम हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि हमें क्या काम करना है, फिर वो काम हमें करना भी चाहिए। इसलिए हम सुनेंगे ही नहीं ठीक से, तो फिर हम करेंगे कैसे काम और कंप्लीट कैसे होगा? और हमें बहुत सारे सवाल होंगे उसके Yes. बारे में, और वो हम सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। शायद हम गलतियाँ कर देंगे, या वो हमें काम फिर एक बार करना पड़ेगा, और हमारे एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। Yes. अगर आप बॉस हो, अगर आप कुछ टीम लीड कर रहे हो, तो आपके लिए एक्टिव लिसनिंग क्या मायने रखता है? सर, वहाँ भी बहुत मायने रखती है कि जो एम्प्लॉय ने क्या क्या काम किया है वो हमें बता रहा है, तो हमें सुनना चाहिए। ये मतलब हमें पता चलेगा ये काम हो चुका है, ये काम बाकी है। अगर वो हमें ठीक से पता ही नहीं चलेगा तो हम 10 बार पूछते रहेंगे, फिर हमें और अनअटेंडेड कॉल्स हो जाएंगे, हमारा और नुकसान होगा। करेक्ट। और जो सामने वाले बात कर रहे हैं, जो काम उन्होंने किया है वो हमें समझा रहे हैं, तो वो नोट करके लेना, और जो हमें नहीं आता वो उनसे सीखना। करेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट दिखाना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी सामने वाला बोल रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, आपको इंटरेस्ट से सुनना चाहिए। उसके बाद अगर आपको सवाल तो आप पूछ सकते हो। तो जैसा हमने देखा स्कूल से लेकर कॉलेज तक, उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इनफॉर्मल सिचुएशंस में, फॉर्मल सिचुएशंस में, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। और अगर ये स्किल, ये सॉफ्ट स्किल हम खुद में डेवलप करते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप हम पार कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। तो शायद हम सबको सिर्फ यही करना चाहिए कि हमें खुद को इनडायरेक्टली ट्रेन करना चाहिए कि हमें एक्टिव लिसनर कैसे बनना है। Yes.
अंधा किरण। सह्याद्री के पहाड़ियों पर रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में किरण नाम का एक अंधा आदमी रहता था। अंधा होने के बावजूद वो अपने सारे काम स्वयं करता था। वो आत्मनिर्भर था। उसकी एक आदत थी, दिन भर काम करने के बाद हर रात वो मंदिर जाता था। रात को घर से बाहर निकलते समय वो हमेशा ही अपने हाथ में एक लालटेन लेकर निकलता था। गांव वालों को उस लालटेन के रहस्य के बारे में उत्सुकता तो थी, लेकिन किसी ने कभी उससे कुछ पूछा नहीं। एक रात वो उसी तरह हाथ में लालटेन लिए अंधेरी राह चलते मंदिर की ओर निकला था। लालटेन की हल्की रोशनी उसके साथ थी। तब कुछ युवकों का झुंड उसी रास्ते से गुजर रहा था। वे आपस में कुछ फुसफुसाए और जल्दी से किरण तक पहुंचे। उनमें से एक ने पुकारा, ए अंधे। चतुर किरण ने अपने पड़ोस में रहने वाले सुहास की आवाज पहचान ली, लेकिन उसने ऐसा दिखाया नहीं। किरण तुरंत रुक गया। आवाज की ओर मुड़ते हुए उसने दाहिने हाथ में रहा लालटेन थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा नाम किरण है, आप मुझे किरण चाचा कह सकते हैं। ये सुनकर वे युवा और भी उत्तेजित हो गए। एक दूसरे को कोहनी से ढकेलकर इशारा करते हुए हंसने लगे। किरण का मजाक उड़ाने के हेतु सुहास फिर से बोला, ए अंधे, तू ये लालटेन लेकर क्यों घूमता है? तू तो अंधा है और कुछ देख तो नहीं सकता। हंसते हुए दूसरे लड़के ने कहा, अरे हाँ, अंधे के हाथ में लालटेन, ये तो केवल अंधा है, थोड़ा पागल भी लगता है। अब बच्चों की हंसी से अंधेरे की शांति भंग हो गई। किरण आवाज की ओर 2 कदम आगे बढ़ा। उसने सटीक अनुमान लगाते हुए सुहास के कंधे पर हाथ रखा। बहुत ही शांत और प्यार भरी आवाज में उसने कहा, ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, बल्कि जिनको दृष्टि है, माने तुम जैसे लोगों के लिए है। आंखें होते हुए भी शायद तुम ये नहीं जान सकोगे कि एक अंधा आदमी आ रहा है, इसलिए ये रोशनी की किरण। हंसी की गूंज लालटेन की रोशनी में गुम हो गई। सारे युवा खुद से शर्मिंदा हुए थे। सुहास के साथ सभी बच्चों ने किरण के पैर पकड़ लिए। सुहास की रोती आवाज किरण ने सुनी, माफ कर देना चाचा, हमसे गलती हो गई। किरण ने उसकी पीठ हल्के से थपथपाकर उसे खड़ा करवाया। लालटेन की धीमी रोशनी में किरण का चेहरा और भी उज्जवल दिख रहा था। चेहरे की मुस्कान के साथ वो मंदिर की ओर चल पड़ा। When you sneeze, agreed that a sneeze comes suddenly, but you must be alert. Keep a handkerchief or tissue handy for use. At least turn away from the other person if it comes real sudden. And most importantly, always say sorry or excuse me after sneezing.